नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके कई परिचय एक पुलिस अधिकारी के रूप में बड़ा शानदार करियर इनका रहा है। बिहार के फॉर्मर डीजीपी हैं अभयानंद जी। लेकिन इससे भी ज़्यादा इनका परिचय एक ऐसे एकेडमिशियन का रहा है, एक ऐसे टीचर का रहा है जिन्होंने कई छात्रों को, गरीब छात्रों को इन्होंने आईआईटी कराया है। इन्होंने इस तरह की सेवा दी है कि वो यूपीएससी में भी सेलेक्ट हुए हैं। गरीब जिनके पास मीन्स की कमी थी, साधन का कमी था, और इन्होंने उनको इस तरीके से प्रेरित किया कि अब वो बड़े बड़े पदों पर हैं, आईआईटी का एग्जाम निकाल चुके हैं। और खास तौर पर तब जबकि उनके माता पिता किसी के रिक्शा पुलर थे, किसी के ऑटो चलाते थे। पर आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम ऐसी बातों पर चर्चा करने इनके साथ आए हैं जिसको लेकर के कभी ये काफी चर्चित हुए थे। आप याद करिए 2005 का समय, 2005 में नीतीश कुमार चुन करके आए थे और बिहार के लिए लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती होती थी। और उसके बाद इन्हें नीतीश कुमार ने प्रमुख जगह दी। ये पुलिस में काफी चर्चित हुए एडीजी के रूप में, और उसके बाद फिर डीजीपी भी बने। इन्होंने कई ऐसा प्रयास किया जिसके बाद जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, उनके मन में दहशत पैदा हुआ। वो कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्दी से जल्दी सजा मुकर्रर हो, इसकी व्यवस्था इन्होंने शासन प्रशासन के साथ मिलकर के जबरदस्त तरीके से करवाई। तो आखिरकार उसके बाद ऐसा क्या हुआ है कि आज भी एक ऐसे डीजीपी हैं जिनका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन है, और उसके बावजूद बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले भी डीजीपी थे, तब भी अपराध मुद्दा बना था। उससे पहले भी डीजीपी थे, तब भी अपराध मुद्दा बना था। तो आखिरकार खेमका मर्डर केस के बाद स्थिति इस तरह की बन गई है कि अब विपक्ष जिस पर जंगल राज का आरोप लगता रहा है, अब वो महाजंगल राज का आरोप नीतीश कुमार पर चस्पा करने लगा है। आखिरकार बिहार की परिस्थितियां इतनी बदल क्यों गई हैं? क्या हो गया है बिहार में? हम इन तमाम चीजों के बारे में बात करने के लिए सीधा चलेंगे फॉर्मर डीजीपी अभयानंद जी के पास, जो कि हमारे साथ जोड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 के इस खास प्लेटफॉर्म पर। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये खेमका मर्डर, मुहर्रम में जिस तरीके से तजिया का विवाद, और उसके पहले कई तरह के मर्डर की कहानी रोज हम सुनते हैं। पटना एसएसपी बदल गए, डीजीपी आए जिनका बड़ा क्लीन रिकॉर्ड है, काफी एक्टिव डीजीपी माने जाते हैं। उसके बावजूद क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है बिहार में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि पुलिसिंग अपने रास्ते से भटक गई है? पुलिसिंग को रास्ते में लाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है डीजीपी को? वर्तमान व्यवस्था कैसे चल रही है ये तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि आपने जैसा कहा, रिटायरमेंट का मेरा 11 साल हो गया है, और क्या हो रहा है पुलिस विभाग में कोई जानकारी नहीं रखता हूं, इच्छा भी नहीं होती है रखने की। मैं बहुत तरीके से बोलता हूं कि फिजिक्स का पी मैं जानता हूं, याद है, आज भी उपयोग करता हूं। पुलिस का पी मैं भूल गया हूं। तो ये तो हुई एक बात। मैं ये बता सकता हूं कि पुलिसिंग क्या है और कैसा होना चाहिए। पुलिसिंग बेसिकली लॉ बेस्ड प्रोफेशन है। बहुत बढ़िया फ्रेज है, लॉ बेस्ड प्रोफेशन। ये एक तो की प्रोफेशन है, ये प्रशासन नहीं है। ये प्रोफेशन है, लाइक डॉक्टर्स प्रोफेशन और लॉयर्स प्रोफेशन। इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम है, धर्म है, और लॉ बेस्ड है। कोई दूसरा आधार पुलिस का हो ही नहीं सकता है।
और ये भ्रम क्रिएट करते रहते हैं लोग कि गोली मार देंगे क्रिमिनल्स को। तो ये अगर बेसिस बना दिया तो आप लॉ बेस्ड नहीं रहे। गोली मारने का कोई अलग से आपको पावर थोड़ी ही है कि आप गोली मार देंगे घुस के। ये उचित नहीं है। और जब तक ये फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होगा तब तक पुलिसिंग सही नहीं हो सकता है। सरकार को और पुलिस का जो डिपार्टमेंट है headed by the DGP and the ADG, they have to make it very clear। गोली मारना तो छोड़ दीजिए, आप लपड़ थप्पड़ भी नहीं मार सकते। किसने आपको शक्ति दे दी कि आप लपड़ थप्पड़ लगा दीजिएगा? कोई पकड़ा गया आपके पास थाने में आया तो आप लपड़ से बात कर रहे हैं, ये भी पास नहीं है। आप गाली दे के बात कर रहे हैं, ये भी पास नहीं है। तो पहले तो क्लियर कर लीजिए कि पुलिसिंग किस सिद्धांत पर होगा, और अगर सिद्धांत ही सही नहीं होगा तो आउटपुट भी सही नहीं आएगा। नहीं तो गड़बड़ कहाँ हुआ है ये बताइए। जिस तरीके से खेमका मर्डर हुआ, आप बेहतर इस बात को जानते हैं। क्या पुलिस का सूचना तंत्र इतना कमजोर हो गया कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है? उनसे पहले तो पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। और फिर आज मैं एक बयान पढ़ रहा था डीजीपी साहब का, वो कहते हैं 40-45 मिनट के बाद ही फोन आया। घटना के 40-45 मिनट के बाद पुलिस को लोग फोन करते हैं। मैं बतौर पत्रकार इसको ऐसे देख रहा हूं कि क्या लोगों का विश्वास पुलिस से हट गया है, या पुलिस का अपना सूचना तंत्र कमजोर हो गया है? पुलिस को इतनी देर बाद लोग फोन कर रहे हैं कि यह घटना घटी है, और पुलिस को जानकारी इतनी देर बाद हो रही है कि नेता पहले पहुंच जाते हैं और सरकार से ही आवाज उठने लगती है। आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का एक जायज तरीका होना चाहिए, पर देख लीजिए एलजेपीआर से डिमांड उठ गया है कि भाई योगी स्टाइल में पुलिसिंग करिए, अपराधियों को गोली मारिए। और कहा यह जाता है कि डीजीपी कानून फॉलो करने वाले हैं लेकिन एडीजी हेडक्वार्टर बड़े कड़क हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए बिठाया गया ताकि अपराधियों के मन में भय भी हो और साथ ही साथ कानून व्यवस्था का पालन भी हो। लेकिन पटना में एक बड़े व्यापारी के मर्डर के बाद तो बड़ी सनसनी फैल गई है। आपके कई क्वेश्चंस थे इसमें, आई ट्राई टू आंसर वन ऑफ देम। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया और कहा कि उनका डिमांड है कि पुलिस को ये फ्रीडम मिले कि वो गोली मार दे। डिमांड एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको सिर्फ असेंबली में एक कानून के रूप में पारित करा दें, क्योंकि ये लोग मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं। कृपया ले आए एक कानून कि ये पावर्स पुलिस को मिलनी चाहिए, और कानून बनवा दें। उसके बाद देखिए पुलिस कैसे मारेगी सबको। ये बाहर क्यों डिबेट हो रहा है? बेस्ट प्लेस इज असेंबली, कानून बनाइए वहां जाके। नहीं तो क्या आप इस बात को कंटेस्ट करेंगे कि योगी मॉडल जो चर्चा का विषय है, उत्तर प्रदेश में तो वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है, और इसीलिए ये जो घटक दल है एलजेपीआर वो ये डिमांड कर रहा है कि एमपी डिमांड कर रहे हैं कि जैसे योगी करते हैं वैसे बिहार में होना चाहिए, नहीं तो अपराधियों का मनोबल टूटेगा नहीं। मेरी अपनी समझ है पुलिसिंग के बारे में। There is only one model of policing, and that is called legal model of policing. There is no other model. किसी के नाम का तो मॉडल हो ही नहीं सकता है। तो और अगर वही मॉडल को अडॉप्ट करना है तो असेंबली में पास करा के लॉ बना दीजिए। चलिए आपकी बात मान भी लेते हैं, फिर बिहार के गिरते कानून व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 स्तंभ होते हैं, और वो 4 स्तंभ हैं: नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 पुलिस, नंबर 3 जुडिशरी, नंबर 4 रिफॉर्मेटरी।
और ये चारों को कोऑर्डिनेशन सिंक में काम करना पड़ता है, तब जाके एक क्रिमिनल को सजा कराने में आप इमेजिन स्टार्ट कीजिए उस रेस को, तो कानून बनाना होगा, कानून का इम्प्लीमेंटेशन पुलिस के द्वारा करना होगा, पुलिस और जुडिशरी को समन्वय में ट्रायल कराना होगा और ट्रायल के बाद रिफॉर्मेटरी में आना होगा उसको। तो ये चारों रेस अगर पुलिस ही दौड़ने लगेगी तो टीम तो डिस्क्वालिफाइड है ऑलरेडी। ले जिस कानून भी पुलिस बना ले, इम्प्लीमेंट भी कानून को पुलिस ही करे, जुडिशरी वाली सजा भी दे दे, गोली लग जाएगी, तो पॉइंट ये है कि वो क्रिमिनल वही था, ये किसने डिसाइड कर लिया? ये जुडिशरी का रोल था, उसको आपने डिसाइड कर लिया और आप सजा भी दे दी। नहीं, पर मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर सर मुझे आप ये बात समझाएं कि 7 साल पहले इसी खेमे का जो कारोबारी हैं उनके पुत्र की भी हत्या होती है। आपको नहीं लगता कि 7 साल बाद पिता की भी हत्या हो जाती है? कहीं ना कहीं पुलिस, कानून व्यवस्था, प्रशासन एक सही व्यक्ति को जिसको न्याय मिलना चाहिए, उल्टा उसको न्याय तो मिलता नहीं है, दूसरी तरफ उसकी हत्या भी हो जाती है, तो सब तो फेल होता हुआ दिखाई पड़ता है। कागजों में हम जितनी भी बात कर लें, लेकिन अपराधी इतने निरंकुश हैं कि पहले बेटे की हत्या की, अब पिता की हत्या कर रहे हैं, और पूरा प्रशासन का अमला जमला रोक पाने में अक्षम है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों का आंसर जो हम लोग चैनल डिबेट्स में ढूंढ रहे हैं, उससे बेहतर है कि असेंबली में बैठ करके डिस्कस करें और तब बताएं कि ये व्यवस्था फेल क्यों कर रही है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो सोर्स होता है क्रिमिनल लॉज, उसको बनाया जाता है पार्लियामेंट और असेंबली में। वहाँ समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। वो डिस्कशन आपने कभी देखा कि ये डिस्कशन हुआ और इस क्वेश्चन का आंसर पार्लियामेंट के डिबेट से मिला या असेंबली के डिबेट से मिला? ये हम लोग जो चैनल में डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फोरम। यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट में बैठ करके लॉज बनाने होंगे और सोच के कि कहाँ पर फेलियर हो रहा है उसको पिन पॉइंट करके और तब बनाना होगा। नहीं, पर मैं पुलिस अगर नहीं कर पा रही है तो ये भी डिस्कस होना चाहिए कि कहीं कोई सिस्टेमिक फेलियर तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो बताइए कि कहाँ हो रहा है और उसको लीगली कैसे सरकमवेंट किया जा सकता है। नहीं, पर आप तो बिहार में रहते हैं, आप बता सकते हैं क्या सिस्टमिक फेलियर हो रहा है? क्या हम कॉम्पिटेंट ऑफिसर को बहाल नहीं कर पा रहे हैं? पटना में कुछ दिनों में एसएसपी बदल जाते हैं, नए एसएसपी आते हैं, बहुत तरह का सवाल उठता है। कहा जाता है डीजीपी अपने मन का ऑफिसर लाना चाहते थे, एडीजी हेडक्वार्टर कुछ और चाहते थे। आखिरकार आप भी तो लंबे समय तक डीजीपी रहे हैं और आप बहुत सारी चीज़ों का क्रियान्वयन इसलिए करवा पाए, एग्जीक्यूट इसलिए करवा पाए क्योंकि आपको फ्री हैंड था, आप निर्णय ले पाते थे। खबर यह भी आती है कि कई डीजीपी बेहतर करना चाहते हैं पर निर्णय लेने का उनको पूरा अधिकार नहीं मिलता। और ये मेरे आरोप नहीं है, विपक्ष ने खुल करके आरोप लगाया है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व रहता है, डीजीपी पंगु रहते हैं, इसीलिए एक डीजीपी साहब बाहर से आए थे, डेपुटेशन पर थे, अपना पूरा टेन्योर भी पूरा नहीं किए और वापस लौट गए। क्या आपको लगता है कि शायद पुलिसिंग में इतना ज्यादा पॉलिटिक्स घुस गया है कि पुलिसिंग अपने रास्ते से ही भटक गई है? कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है आपको? अभी क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमको नहीं है, और मेरे बाद की जो भी एग्जाम्पल्स आपने दिया है वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। सुनते रहते हैं, आई डोंट टेक कॉग्निजेंस, क्योंकि मेरे पास जानकारी ही नहीं है उसकी। जहाँ तक फिर मेरा सवाल है, मैंने अपना अप्रोच रखा था चीफ मिनिस्टर, डीजीपी डायरेक्ट। जो भी बात करनी होगी मैं सीएम से बात करूंगा और बीच में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जवाबदेही अगर मेरी है, कराना और करना हमको है, डिसीजन फाइनली सीएम को लेना है, तो आई टॉक टू हिम, व्हाई शुड आई टॉक टू एनीबॉडी एल्स?
और मैंने इसी स्टाइल में काम करके निकाला। जब हमको लगने लगा कि नहीं ये शायद नहीं संभव है, तो आई वेंट अप टू हिम, आई सेड सर 5 महीना बाकी है हमको, आप छोड़ दीजिए। 2.5 साल कर दिया हमने, एनफ इज एनफ एंड आई क्विट। तो हम चले गए होमगार्ड में। 5 महीना होमगार्ड में लास्ट 5 मंथ्स बिताए। टाटा बाय बाय कहा उसका, तो हम इनफैक्ट किसी से मिलने भी नहीं गए। I never went back to the police headquarters. I never met the chief minister after that. I never met anyone. नहीं, प्रोफेशनल काम करना है हमको। आई हैव टू डिस्चार्ज माई ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अच्छा भी मेरी, खराब भी मेरी। तो फिर हम दूसरे का केयर ही क्यों करें? नहीं, अगर आपकी बात मैं समझ भी लेता हूं, और ये हमें पता भी है आपके टाइम में स्पीडी ट्रायल को लेकर के बड़ी चर्चा होती थी। आप बहुत ही साइंटिफिक मैकेनिज्म से एविडेंस भी इकट्ठा करते थे, जल्दी ट्रायल हो इसकी बड़ी पुख्ता व्यवस्था करवाते थे, सरकार आपके साथ थी। आज सरकार, पुलिस, जुडिशियरी, जो आपने खुद कहा, उसमें समन्वय नहीं बन पाने की वजह आप क्या देखते हैं? आपको लगता है कि शायद पॉलिटिकल विल अब उस तरह का नहीं था, मुख्यमंत्री वही हैं लेकिन पॉलिटिकल विल अब उस तरह का नहीं है? क्या आपको ये वजह दिखाई पड़ता है? पॉसिबल वजह हो सकता है, आपको पुख्ता जानकारी नहीं हो, पर अगर अपराध सिर चढ़ करके बोल रहा है, कानून व्यवस्था खराब हो रहा है, डीजीपी कॉम्पिटेंट हैं, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पुलिस को जो तमाम सहायता की जरूरत है वो सहायता मिल नहीं पा रही है? हो रहा है या नहीं हो रहा हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर डीजीपी को सक्सीड करना है तो ही हैज टू बी इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द चीफ मिनिस्टर। वो होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के थ्रू नहीं आ सकते हैं। ही हैज टू बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट। वो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, परसेप्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर को समझेंगे और सजेशंस देंगे कि क्या किया जा सकता है। ये मेरा स्टाइल था। और कई बार ऐसा हुआ है कि जो हमारा कम्युनिकेशन हुआ है उसको उन्होंने कम्युनिकेट किया है मेरे एब्सेंस में टू दी टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड इट गॉट डन। अगर वो लोग कभी कभी स्पैनर लगाते थे, तो आई वुड गो टू द चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली एंड टेल हिम कि ये हो रहा है इस तरीके से, अगर हो गया तो आप कॉन्सिक्वेंसेस इसका खराब होगा। वो आदमी समझ सकता है। चीफ मिनिस्टर कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ा ही होता है जिसको समझ में नहीं आएगा। पुलिसिंग जो हमने शुरू में कहा, ये पक्का प्रोफेशन है। इट्स लाइक अ डॉक्टर को आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड से इंसिजन लगाओगे कि राइट साइड से लगाओगे। वो डॉक्टर है, वो जानता है कि उसको क्या करना है। चलिए, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, पर एक सवाल मैं सीधा आपसे करना चाहता हूं। जिस तरीके से खेमिका के बेटे की भी हत्या हुई, आपको नहीं लगता कि हत्यारे तक सही तरीके से पहुंचा नहीं जा सका पिछले 7 सालों में, इसीलिए पिता की भी हत्या कर दी गई? क्या आपको ये वजह दिखाई पड़ता है? पुलिसिंग का जो लंबा अनुभव आपके पास है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस सही कातिल को पकड़ने में नाकामयाब रही, इसीलिए पिता की भी हत्या हो गई है? मैं एक पर्टिकुलर केस में, वो भी जिसको मैंने देखा नहीं था, मैं उसको नहीं कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ट्रायल्स के बाद जब कन्विक्शन होता है तो उसका फॉलो अप भी होना चाहिए। अपील में स्टेट को अपील करना चाहिए। ये हमने कुछ केसेस में करवाया था। हर केस पहले ज़माने में जब मेरे पिताजी आईपीएस डीजीपी रहे, उनसे मैंने सुना था। ओल्ड सीआरपीसी में जब बात आती थी तो एसपी के लेवल से अपील मॉनिटर होता था। अपील डीएम को लिखा जाता था कि अपील इसमें कीजिए केस में, क्योंकि इसमें एविडेंस था और सजा कट गई।
यहाँ पर भी वही हुआ था, एविडेंस था और एक्विटल हो गया। नोबडी बॉदर्ड बिकॉज ये प्रक्रिया में ही नहीं है। तो एज आई सेड, प्रोफेशन था पुलिस का, वो प्रोफेशन हो ही नहीं रहा है। एक एफआईआर हुआ, चार्जशीट फाइनल हो गया, पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ा कि ये तो अब मेरा काम खत्म हुआ, अब मेरा काम है पकड़ो तो गोली मार दो। कोई लॉजिक है ये? पकड़ो और गोली मार दो, आप ही डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं है। क्यों नहीं जो पुरानी व्यवस्था थी कि ट्रायल हो रहा है उसको एसपी लोग मॉनिटर करते थे। आई रिमेम्बर आई वॉज टोल्ड कि एसपी लोग को जाके कोर्ट में बैठना पड़ता था जब गवाहियां होती थी। वो ऐसे ही तो लोग नहीं बैठते थे। और मैंने जब इसको कोशिश की, बेतिया में एज एसपी एक कोर्ट में गया मैं बैठने के लिए, तो हमारे सर वकील लोग जो डिफेंस लॉयर थे वो हल्ला करने लगे, देखिए एसपी साहब आकर के जो गवाह है उसको टेरराइज करना चाह रहे हैं। आई स्माइल्ड विद इन माई सेल्फ कि क्या समय आ गया है। एसपी का प्रोफेशन है कि वो कोर्ट में जाके बैठ के देखें कि ट्रायल हो रहा है कि नहीं ठीक, तो उसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस लेवल तक ट्रायल से हम लोगों का दुराव हो गया है, कोर्ट से कंप्लीटली कट ऑफ है। हमारा एक ही मकसद था इस काम को करने का कि जो पुरानी प्रथाएं थी वो फिर से जागृत हों, कोर्ट और पुलिस के बीच में समन्वय हो जाए और प्रक्रिया चलेगी फिर। आप कोई उम्मीद देख पा रहे हैं बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था का? न्यूज़पेपर तो आप जरूर पढ़ते होंगे, अपराध की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, डीजीपी हैं, जो व्यवस्था है, समन्वय की साफ कमी है, उसमें आप बेहतर कानून व्यवस्था की कोई उम्मीद देख पा रहे हैं? ऐसा नहीं है, कभी हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2005 से 10 का हुआ है, क्योंकि मेरा जन्म ही हुआ था एक आईपीएस पिता के परिवार में, तो बहुत चीजें सुनी थी, देखी थी और फिर अपने प्रैक्टिस भी किए उसको। तो मैं एक चीज उस समय भी देखता था, सुनता था उनसे कि जो भी चीज अगर पुलिस लॉ के थ्रू करती है तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जो विदाउट लॉ करती है उसके रिजल्ट गलत आए। अंतिम सवाल आपसे, बहुत सारे कारोबारी अब बिहार छोड़ने की बात कर रहे हैं, कई लोग एनडीए से भी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं हमें सुरक्षा नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फेलियर पुलिस का भी है, क्योंकि पुलिस इस बात को गेस नहीं कर पाती है, समझ नहीं पाती है कि किसको सुरक्षा की जरूरत है और किसको नहीं? देखिए, ये जो सुरक्षा गार्ड है एक आदमी को दे दिया जाता है, उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी कितनी है ये अगेन डिबेटेबल है। लेकिन किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा और किसका विड्रॉ हो जाएगा, ये पॉलिटिकल डिसीजन हो जाता है। इसमें डिसाइड करना कि इस व्यक्ति को बहुत थ्रेट परसेप्शन है, बहुत मुश्किल है। चलिए सर, आपने टीवी 9 से बात की और आपने अपना अनुभव बताया और साथ ही ये भी बताया कि किसको सुरक्षा मिलना चाहिए और किसको नहीं, ये पॉलिटिक्स तय करता है। तो बड़ा सवाल यही है कि गोपाल खेमका के बेटे की हत्या हुई और गोपाल खेमका को सुरक्षा क्यों नहीं मिली हुई थी? कई सारे कारोबारी अब बिहार छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या उनको सुरक्षा की जरूरत है? तो पुलिस इसलिए सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है क्योंकि अगेन ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का मसला हो जाता है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी साफ तौर तरीके से आ नहीं पा रहे हैं। पर एक गंभीर सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि आखिरकार बिहार में अपराध पर लगाम
कैसे लगेगा या अपराध इसी तरीके से निरंकुश रहेगा। अभियानंद जी, पूर्व डीजीपी बिहार, हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।